वो दिसंबर की एक इंतहाई सर्द रात थी। रावलपिंडी की इस तंग गली में वाक़या इस 2 कमरों के मकान में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। बाएं तरफ मौजूद कमरे में आयशा, ज़ैनब और फ़ातिमा बज़ाहिर तो खामोश थी, मगर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। दुआ ये थी कि ए मेरे मालिक, इस दफ़ा हमारी बहन ना हो, वरना अब्बू गुस्सा करेंगे और इसके साथ भी वैसा ही सलूक करेंगे जैसा हमारे साथ करते हैं। वो तीनों ही बहनें इस वक्त अपनी अपनी दुआएं मांगने में मसरूफ़ थीं कि इतने में साथ वाले कमरे से बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगीं। सकीना बीबी, मुबारक हो, बेटी हुई है, तेरी दाई अम्मा ने छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेटते हुए कहा। कैसी मुबारकबाद दाई अम्मा, राशिद आएगा दूसरे शहर से तो वो घर सर पर उठा लेगा। इसने मुझे कहा था इस दफ़ा बेटी नहीं होनी चाहिए, सकीना ने आंसू पोंछते हुए कहा। सकीना बीबी, इस राशिद को तो अल्लाह ही हिदायत दे, बेटा हो या बेटी, ये सब तो अल्लाह का काम है। इसे कहो खुदा से डरो, शुक्र करो, अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है, वरना ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों के लिए तरसते हैं। दाई अम्मा अब बोल रही थी और सकीना गायब दिमागी से सुन रही थी, क्योंकि जहन अब कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अब राशिद को पता चलेगा कि बेटी हुई है तो क्या होगा। कितने में दाई अम्मा की आवाज़ कानों में पड़ी, बेटी सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखना। मैं आयशा ज़ैनब को कमरे में भेजती हूँ और ज़्यादा सोचना छोड़ दो, ये सब अल्लाह की दीन है, अल्लाह की देन है, इसमें अल्लाह की मसलियत होगी। कि इतने में दरवाजे से सकीना की बाकी बेटियां दाखिल हुईं, जो बिल्कुल दुबली पतली कमज़ोर थीं। तीनों बेटियां दौड़कर माँ के पास आईं और आंखों में आंस लिए माँ से पूछने लगीं, अम्मी हमारा भाई हुआ है? लेकिन सकीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि दाई अम्मा अब जा चुकी थी। अम्मी बताइए ना, हमारा भाई हुआ है? नहीं मेरी जान, नहीं हुआ भाई, तुम्हारी फिर से बहन हुई है, सकीना ने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा। आयशा और ज़ैनब बड़ी थीं और इस बात को समझती थी कि अब्बू आएंगे तो क्या होगा, जबकि अभी सिर्फ 4 साल की थी। वो बार अपनी नई बहन का मुंह चूम रही थी। अम्मी इसका नाम क्या है? फ़ातिमा ने पूछा। रिदा नाम है आपकी बहन का, सकीना ने धुराते हुए कहा। सकीना, नीलम और रियाज तीनों बहन भाई थे, जिनमें सकीना सबसे छोटी और लाडली थी। सकीना की पैदाइश के चंद माह बाद ही रहू, जो कि सकीना का बाप था, खेतों में काम में मसरूफ़ था कि अचानक इसके पैर पर सांप ने काट लिया। इस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। खेतों में तड़पते हुए इसकी मौत हुई। यास्मीन, सकीना की माँ, इसने अकेले ही अपने बच्चों को पाला पोसा, घर घर जाकर काम करते और अपने बच्चों की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा किया। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए। सकीना सबसे छोटी थी, लेकिन रियाज और नीलम से पहले इसका रिश्ता हो गया और वो लाहौर से रुखसत होकर रावलपिंडी आ गई। शादी के शुरू दिनों में सास का रवैया अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सकीना को कभी जहेज़ के ताने मिलते तो कभी काम चोरी के। सारा दिन सास खुद बातें सुनाती और रात को राशिद के आने के बाद इसे भी सकीना की शिकायतें लगाती, जिसके बाद गालियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। सकीना के बच्चों में सबसे बड़ी आयशा थी। इसकी पैदाइश के वक्त सास बहुत खुश थी कि पोता आने वाला है, लेकिन सकीना को नहीं पता था कि बेटी पैदा करके इसने कौन सा गुनाह कर दिया जो अब इसे गालियों के साथ साथ छोटी छोटी सी बातों पे मार भी पड़ती। और ज़ैनब और फ़ातिमा की पैदाइश पे तो इन्होंने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। राशिद आ देख बेटा, एक और बेटी और एक और लड़की पैदा की है इसने, मुझे तो लगता है कभी अपने पोते का मुँह नहीं देख सकूँगी। ये हसरत मैं अपने दिल में लिए ही कब्र में चली जाऊँगी। सकीना ने रोते हुए राशिद से कहा, जो अभी भी दुकान से आया था। अम्मा मैं क्या करूँ, अब तूने ही इस मनहूस औरत से मेरी शादी करवाई है, राशिद ने जवाब दिया। और वाकई फिर कुछ ही अरसे बाद सकीना की सांस इस दुनिया से चली गई। कुछ लोग शायद इस बात को या तो समझते नहीं और या समझना नहीं चाहते कि औलाद चाहे बेटी हो या बेटा, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर बेटा नेमत है तो बेटी भी अल्लाह की रहमत है। और राशिद भी इन्हीं लोगों में से था जो अभी भी जाने से पहले सकीना को कह गया था कि मुझे बेटा चाहिए, अगर इस दफ़ा बेटा नहीं हुआ तो माँ बेटियों को घर से निकाल दूँगा, पड़ी रहना फिर सड़कों पर। अब रिदा की पैदाइश पर सकीना को यही डर था कि राशिद आएगा तो क्या होगा। अगले दिन दोपहर के वक्त राशिद घर में दाखिल हुआ। तीनों बच्चियां अपनी नई बहन के साथ खेल रही थी, जबकि सकीना खाना बनाने में मसरूफ़ थी। धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ। तीनों बच्चियों ने सहम कर पीछे देखा, जहाँ गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए राशिद खड़ा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सकीना भी बाहर आ गई। कौन है ज़ैनब जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा
बाकी अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। राशिद गुस्से से देखता हुआ सकीना की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम राशिद, आप आ गए? खाना? इससे पहले कि सकीना कुछ कहती राशिद की गर्जदार आवाज़ गूंजी, बकवास बंद कर अपनी और दफ़ा हो जा मेरे घर से। कहा था ना मैंने कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तुम मनहूस औरत हो, तुम कभी बेटा पैदा कर ही नहीं सकती। और तुम तीनों क्यों रो रही हो? जिंदा है माँ तुम्हारी, अभी मरी नहीं है। आखिर में अपनी बेटियों को भी डांटा जो बाप को गुस्से से देख कर रो रही थी। राशिद कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये सब मेरे बस में नहीं, ये अल्लाह के काम है। और वो रब किसी को बेटा अता करता है, किसी को बेटी, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों को तरसते हैं। इन मासूम बच्चियों ने आकर आपका क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा बेटा भी होगा। ज़्यादा मौलानी साहिबा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम मनहूस हो, तुम मुझे कभी बेटी की खुशी दे ही नहीं सकती। सकीना आंखों में आंसू लिए दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से वो जालिम इंसान अभी जा चुका था। रिदा की पैदाइश के बाद अब राशिद कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। 2 वक्त की रोटी तो बीवी बच्चों को देता था, लेकिन अगर इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत होती तो सकीना और बच्चों को इसे कहते हुए भी डर लगता, क्योंकि राशिद गुस्से में आकर घर की चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता। अगर सकीना कुछ कहती तो इसे और बच्चों को भी मारता। इन सब से तंग आकर सकीना ने खुद कपड़े सीने शुरू कर दिए। इस तरह जो चंद पैसे इसे मिलते, इन पैसों से इसने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। औलाद देना अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं। तर्जुमा, तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या इनको बेटे और बेटियां दोनों अनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत वाला है। सूरह अल-शौक आयत 40 और 50। बेशक औलाद दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जब रिदा 3 साल की हुई, अल्लाह ने सकीना और राशिद को एक साथ 2 बेटों से नवाजा। सकीना तो खुश थी ही, लेकिन राशिद की खुशी की कोई हद नहीं थी। सकीना इसे ज़िंदगी में कभी इतना खुश नहीं देखा। आयशा, ज़ैनब, फ़ातिमा और रिदा भी बहुत खुश थी। इनका यह ख्याल था कि अब अब्बू का रवैया हमारे साथ ठीक हो जाएगा, मगर ये महज ख्याल ही रहा, क्योंकि रेहान और आयान की पैदाइश के बाद बेटियों के साथ राशिद का रवैया और सख्त हो गया। वो बेटों को तो सर पर बिठा कर रखता, जबकि बेटियों को कमतर समझता, हर वक्त डांट डपट करता। बहनों के साथ बाप के रवैये को देखते देखते रेहान और आयान का रवैया भी इनके साथ ख़राब होता गया। चारों बहनें इनसे बड़ी थी, लेकिन वो दोनों ही अपनी बहनों का बिल्कुल भी एहतराम ना करते। अगर सकीना डांटती तो राशिद सकीना से लड़ता। इन दोनों के लिए वक्त के साथ साथ वो दोनों जितने बड़े होते गए, इतने ही बदतमीज़ भी होते गए। नहीं भाई, मैं राशिद से पूछकर आपको फ़ोन करूँगी, अभी कुछ नहीं कह सकती। सकीना अपने भाई से बात कर रही थी। रियाज, जो कि सकीना का भाई था, और इसके बेटे की शादी थी। वो सकीना को भी शादी में आने की दावत दे रहा था। शादी के बाद सकीना का कहीं भी आना जाना बहुत कम हो गया था। वजह ये थी कि राशिद का रवैया, वो सकीना को कहीं जाने नहीं देता था। लेकिन अब भाई के बार इसरार करने पे इसने सोचा कि एक दफ़ा राशिद से पूछ लेती हूँ, शायद इजाज़त दे दे। बच्चे भी इतने सालों बाद मामू और खाला से मिलने को बेताब थे, इसलिए इन्होंने भी माँ की मिन्नतें शुरू कर दी। अम्मी प्लीज़ आप अब्बू से आज ही पूछना। ये आयशा थी जो जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब थी। अल्लाह करे अब्बू इजाज़त भी दे दें। ज़ैनब ने भी अपनी दुआ शामिल की। अच्छा अब बस भी कर दो, आज करती हूँ तुम्हारे अब्बू से बात, अब सो जाओ। रात को राशिद के आने के बाद सकीना ने बात शुरू की, लेकिन राशिद ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर फिर सकीना के बार इसरार करने पर वो इस शर्त पे माना कि आयान और रेहान दोनों राशिद के पास ही रहेंगे। चारों बेटियों और सकीना को इजाज़त मिल गई थी जाने की, और आयान और रेहान तो वैसे भी बाप के पास ज़्यादा खुश रहते थे। सुबह हफ्ते का दिन था जब सब बच्चियों को पता चला कि इन्हें जाने की इजाज़त मिल गई, और वो सब खुशी खुशी सामान बांधने में मसरूफ़ हो गई, ये जाने बिना कि ये सफ़र कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल देने वाला है और कुछ की ज़िंदगी ख़त्म करने। इतवार वाले दिन सुबह नाश्ते के बाद आप घर से निकल रहे थे। राशिद अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, इनको ज़्यादा पैसे मत दिया करें, बाहर की गंदी चीज़ें खाते रहते हैं, और अकेले इनको घर में भी नहीं आने देना। स्कूल से छुट्टी के बाद इनको अपने साथ ही दुकान में बिठाइएगा। जब आप खुद घर आए तभी इनको भी ले आना। अभी सकीना कुछ और कहती, इससे पहले ही राशिद ने खामोश करा दिया। अब बस भी कर दो, मैं बाप हूँ, इनका शेर हैं दोनों, मेरे खुद से बढ़कर ख्याल रखता हूँ इनका। अब चलो मेरा दिमाग खाना बंद कर दो। सकीना को पता था वो ठीक ही कह रहे हैं, सिर्फ अपने बेटों ही से तो प्यार था इसे। आयान और रेहान दोनों को माथा छूमकर राशिद को अल्लाह हाफिज़ कहते सकीना घर से बाहर आ गई, जबकि बच्चियाँ जाते जाते भी पीछे मुड़ कर देख रही थी कि शायद अब्बू हमारे सर पर भी शफ़क़त से हाथ रख दें, मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ, और वो सब सफ़र पर रवाना हो गए। सकीना अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। कुछ मुसाफिर सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे। सकीना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। आयशा और ज़ैनब बातों में मसरूफ़ थी कि शादी में क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। फ़ातिमा खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी, जबकि रिदा सकीना की गोद में सो रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लगे और गाड़ी बेकाबू होते कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ।
पूरे बस में सिर्फ मुसाफिरों की चीखें ही थी, जिनमें सकीना और इसकी बेटियां भी शामिल थी। सकीना रिदा को सीने में बीचे कभी आयशा को पुकारती तो कभी ज़ैनब और रिदा को। इसका बस चलता तो अपनी तीनों बेटियों को खुद में छुपा लेती। कुछ सेकंड तक यही सिलसिला चलता रहा। पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज जाता, लेकिन चंद सेकंड बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई और हर तरफ खामोशी छा गई। आवाज़ें थीं तो बस इन चंद लोगों की जो अभी जिंदा थे, जिनकी कर्बनाक कर रहा की आवाज़ें आ रही थी। सकीना ने आखिरी दफ़ा बमुश्किल आंखें खोल कर देखा। रिदा को अपनी गोद में छुपाया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थी और वो अम्मी अम्मी कहती बेतहाशा रो रही थी। इसके बाद इसने अपने बाएं जानिब अपनी 3 नन्ही कलियों को देखा। जो आयशा का चेहरा नज़र नहीं आया था क्योंकि वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। ज़ैनब के सर से खून एक धार की सूरत में बह रहा था। अपनी बेटियों को ऐसी हालत में देखते हुए सकीना का मुंह तो इस वक्त बंद था, चाहकर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रवा थे। आखिरी नज़र सकीना की फ़ातिमा पे गई थी, जो सकीना के बिल्कुल करीब थी। इसकी सांसें तो बंद थी मगर इसकी आंखें खुली रह गई थी। इसे देखते देखते सकीना की अपनी आंखें भी बंद हो गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद इस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था जब इसे इत्तला मिली। इसकी तीनों बेटियों और बीवी को घर लाया गया। आयान, रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और इसके बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी मौजूद थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया, सब चले गए। अयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। इसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती तो कभी बहनों को, और रातों को वो रोते रोते ही इस कमरे में सो जाती, जिस कमरे में पहले वो अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी, जबकि रेहान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आँख खुली। किसी कोने की आवाज़ से इसके कानों में पड़ी थी। पहले तो इसने नज़रअंदाज कर दिया, सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद अब इसे नींद नहीं आई तो वो शायद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब इसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज़ बहनें नहीं थी जो इसके रोने की आवाज़ पे फ़ौरन उठकर बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सुबह सहन में बैठी वो रो रही थी जब बाप की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, क्या हुआ है? अब कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम नदियाँ बहा रही हो? अब वो मुझे डर लग रहा है, अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूँ? अब मैं रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर दूं कि मैडम साहबा को डर लग रहा है, चली जाती अपनी माँ के साथ, तुम भी। लेकिन नहीं, तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफ़ा हो जाओ, कमरे में आवाज़ ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फ़ौरन कमरे में घुस के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। इसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी। शायद अब वो इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी, या ये कह लें कि अब वो किसी हद तक ढीठ हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर तक जब इसे नींद नहीं आती तो वो खुद को किताबों में मसरूफ़ रखती। यही वजह थी कि अब इसकी पोजीशन आने लगी थी। स्कूल में भी वो बस अपने काम से काम रखती। बमुश्किल इसकी एक सहेली थी नायला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी भी थे और बहनों की तरह रहती थी, इसीलिए रिदा भी साथ सिर्फ इन्हीं के घर जाती है। वह गुजरता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। वह गुजरने के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रेहान ने FSC के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू किया जो अब बहुत तरक्की कर चुका था, जबकि रिदा स्कॉलरशिप की मदद से नर्सिंग के लास्ट ईयर में थी। जब बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब इनकी शादियों की फ़िक्र थी। वो अब अपने बच्चों की खुशियाँ देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए इसने सुबह बात करने का सोचा। आज पीर का दिन था और रिदा जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी, क्योंकि आज इसे और इसकी दोस्त नायला को जल्दी जाना था। बाहर रेहान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे, जबकि राशिद ने बोलना शुरू किया। अयान बेटा, दोनों मेरी बात सुनो, बस कर दो हर वक्त ऑफिस, अपना भी ख्याल रखा करो। तुम दोनों सलामत हो गए तो बाकी काम भी होते रहेंगे। जी अबू, आप बताएं, आप बात करें, हम सुन रहे हैं। अयान ने कहा, बेटा अब जब अल्लाह का शुक्र है तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो और ख़ुद कमा रहे हो, दोनों का बिज़नेस इतनी तरक्की कर चुका, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों के घर भी बस जाए। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तुम दोनों की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। अब्बू, आप भी अजीब बातें करते हैं। अभी हम कौन सा नाखुश हैं? अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं, और अगर आपको शादी करनी है तो इसकी करें जो इस वक्त किचन में। इसकी उम्र की लड़कियाँ 2 बच्चे संभाल रही हैं, और एक ये मैडम साहिबा जिसकी पढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रेहान के चुप होते ही अयान ने बोलना शुरू किया। अब्बू ठीक ही कह रहा है, ये पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीर मार लेना है, यही झाड़ू पोछा करना है। और वैसे भी मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए फिर इससे शादी कोई नहीं करता। अब सारी उम्र तो हम नहीं बिता सकते इसे अपने सर पर।
जाहिर है कल को हमारे बीवी बच्चे भी होंगे, इसलिए बेहतर यही है कि अब जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें। अंदर काम करती रिदा की आंखों से निकलते आंसू इस वक्त कोई नहीं देख सकता था। इसके दिल की हालत से सिर्फ इसका रब ही वाकिफ़ था। अब राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ बेटा, एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में, मैं बस तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं इनको बुलवा कर बात पक्की करता हूँ। अंदर काम करती रिदा के हाथ साकित हो गए थे। बचपन से लेकर अब तक वो इस माहौल में रह रही थी। इस पूरे माहौल ने इसे अंदर तक डरा कर रख दिया था। इसे मर्ज़ात से खौफ आता था। इस वक्त साकत खड़ी वो यही सोच रही थी कि एक ज़िंदान से निकलकर मैं दूसरे ज़िंदान में जाने वाली हूँ। वो अब सारे मर्दों को एक जैसा समझने लगी थी। इन्हीं सोचों में वो गुम जब रेहान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, अच्छा अबू, अब ये भी बताएं वो बेचारा है कौन जिससे इसकी शादी करने का सोच रहा है? अरे बेटा, ये गली के नुक्कड़ पे जो घर है कच्चा सा, इसमें रहता है ना वो अशफाक, मेरी इससे अच्छी खासी दोस्त, सलाम दुआ है, इसी का बेटा है। अगली गली में दुकान है, इसके कपड़े सीता है, दर्जी है। इसने बात की थी अपने बेटे के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ इनको बुलवा लूँ, तुम दोनों का क्या ख्याल है? आखिर में राशिद ने दोनों की राय मांगी। अब अयान ने बात शुरू की, कौन वो जो बचपन में ठीक से बात नहीं करता था, हम सब इसे गूंगा बोलते थे। ये कहते ही वो रेहान के हाथ पे ताली मारते हुए हंसने लगा। अरे यार, तो ये मैडम कौन सा बहुत ज़्यादा बोलती है, ये भी तकरीबन गूंगी है, दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। रेहान के बोलते ही दोनों ने कहके लगाने शुरू कर दी। ये जाने बगैर इनकी बातों से किसी का दिल बुरी तरह ज़ख्मी हो रहा था। अगर राशिद दोनों बेटों सही और गलत और अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता तो ये ना होता, लेकिन यहाँ तो वो भी अपने बेटों के साथ हंसने में मसरूफ़ था। सारी गलती तो इसी की थी। किचन में खड़ी रिदा ने अपने आंसू बेदर्दी से हाथ की पुछ से रगड़े। मैं क्यों रो रही हूँ? आज ये सब कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, इसे खुद से ये कहा और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह, मैं हमेशा की तरह अपना मामला तेरे सुपुर्द करती हूँ। बेशक तो खूब वाकिफ़ है कि मैं क्या मेरे हक़ में बेहतर है क्या नहीं। आमीन कहते ही इसे आंसू साफ किया और नाश्ते के लिए बाहर आ गई। अभी वो नाश्ता करके मुड़ी ही थी कि राशिद की आवाज़ ने इसका कदम वापस रोक लिया। आज तुम कॉलेज मत जाना, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे आज। रिदा ने कुछ भी किए बगैर सर हिलाया और वहाँ से चली गई। इसे हमेशा की तरह ये फ़ैसला भी खामोशी से सुना था। ना किसी से इसकी राय मांगी थी, ना इसने कुछ कहा, और अगर कहती भी तो किसने इसकी सुननी थी। अशफाक के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ था रिदा का, जो सिर्फ बाप और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जाहिद जिससे रिदा की शादी होने वाली थी, और छोटा बेटा हैदर जो कि पढ़ रहा था। अभी ये लोग ना तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना बहुत गरीब, लेकिन बाप पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से मशहूर थे। बहरहाल जुम्मे को रिदा का निकाह तय पाया गया। अशफाक साहब ने कुछ भी लेने से इनकार कर देते। इनका कहना था कि बस आपने हमें अपनी इतनी प्यारी बेटी दे दी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नायला और इसकी अम्मी के साथ जाके रिदा ने चंद जोड़े और कुछ ज़रूरत का सामान ख़रीदा था। जुम्मे के दिन बिल्कुल सादगी से रिदा का निकाह हुआ और वो राशिद के घर से जाहिद के घर आ गई। रुखसती के वक्त भी राशिद ने बेटी के सर पर शफ़क़त से हाथ रखने की सहमत नहीं की थी, और ना ही रिदा को ऐसी कोई खुश फहमी थी कि बल्कि घर से निकलते वक्त राशिद ने रिदा को ये ज़रूर कहा था, औरत का असल घर शादी के बाद इसके शोहर का घर होता है, वहीं रहना, अब वही तुम्हारा घर है। अब इसने साफ लफ्ज़ों में ये बावर करवा दिया था कि अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने नए घर आ गई, ये सोचते हुए कि कैसे निकलकर मैं दूसरी कैद में जा रही हूँ। आज रिदा और जाहिद की शादी को 1 हफ़्ता हो चुका था। यहाँ आकर रिदा के सारे ख़दशात गलत साबित हुए थे। जब वो नायला से कहती थी कि सब मर्द एक जैसे होते, तो नायला हमेशा इसकी बात को रद्द करती। आज इसे सब समझ आ गई थी कि सब मर्द सच में एक जैसे नहीं होते। अशफाक इसे बेटियों से भी बढ़कर प्यार करता है। जाहिद के अखलाक के बारे में जितना इसने आज तक सुना तो वो इससे कहीं बढ़कर था, और इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाला, एक मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो रिदा को महसूस हो रहा था कि जैसे एक ये नई दुनिया, ये सब इसके लिए ये नया ही था। औरत को इज्जत देने वाला घराना, औरत ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग। रिदा, बात सुनो, जाहिद अभी फजर की नमाज़ पढ़कर लौटा था और रिदा जाए नमाज लपेट रही थी जब जाहिद ने इसे मुखातिब किया। जी बोले, मैं कह रहा था कि तुम नर्सिंग कर रही हो ना? रिदा का दिल एकदम उदास हुआ क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। इसकी उदासी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। कर रही हूँ, नहीं कर रही थी, रिदा ने जवाब दिया। क्यों, क्या तुमने छोड़ दी पढ़ाई? मैंने तो सुना था तुम बहुत लायक और तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है। जाहिद ने हैरत से कहा। छोड़ दी क्योंकि अब शादी हो गई। तो आगे वो खामोश हो गई थी। तो क्या हुआ, कितनी ही लड़कियां जो शादी हो जाने के बाद भी पढ़ती हैं, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? अब हैरान होने की बारी रिदा की थी। इसने हैरत से देखते हुए जाहिद से कहा, क्या मतलब मैं पढ़ सकती हूँ? मुझे तो लगा था आप और अब बाबा इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए मैंने ये लो, यहाँ तुम इजाज़त ना देने की बात कर रही हो, और वहाँ तुम्हारे ससुर जी ने पहले ही मुझे कह दिया था कि इनकी बेटी को नाराज़ करने या किसी भी काम से रोकने की कोशिश करूँगा तो फिर मेरी खैर नहीं है, और अब बीवी के सामने मैं अपने बाप से मार नहीं खा सकता। माजरत, जाहिद ने मज़ाहिया अंदाज में बताया। अच्छा, मतलब मैं कॉलेज जाने स्टार्ट कर दूँ? आपको कोई इतराज़ नहीं? रिदा ने एक बार फिर पूछा। नहीं, मुझे इतराज़ नहीं, बल्कि खुशी होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल लगाकर पढ़ो। एक बात और कल से जाना या परसों से सोच कर मुझे बताओ, फिर मैं दुकान पे जाते हुए रोज़ तुम्हें कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और वापस भी अपने लेके आऊँगा। ठीक है, अब आ जाओ कि नाश्ता बनाओ, मुझे
भूख लगी है, ये कहते ही वो कमरे में से बाहर चला गया, जबकि रिदा की आंखें नम हो गई थी। इसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। वह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती थी इतना कम था। बेशक अल्लाह ने इसके लिए बेहतरीन इंसान चुना था। आज रिदा की शादी को 3 माह हो चुके थे। अब राशिद ने अयान और रेहान दोनों से बात करने का सोचा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अयान के हाथ में लैपटॉप था जिस पर वो कोई काम करने में मसरूफ़ था, जबकि रेहान किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। राशिद ने बैठते ही बात का आगाज़ किया। बेटा, अब रिदा की शादी हो गई, तो अब तुम दोनों भी शादी के लिए हाँ कर दो। लड़कियां देखने में भी वक्त लगेगा। क्या लड़कियां? कौन सी लड़कियां? रेहान ने हैरान होते हुए कहा। बेटा, तुम दोनों की जिससे शादी होगी वो लड़कियां। राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे यार अब्बू, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अब क्या हम घर घर जा के लड़कियाँ देखेंगे? अब वो आपका ज़माना नहीं रहा। हम दोनों लड़कियाँ पसंद कर चुके हैं। मेरे बिज़नेस पार्टनर है, इनकी बेटी है, मुझे वो पसंद है, और अयान को जो लड़की पसंद है वो हमारे ऑफिस में ही जॉब करती है। वो बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं और वो बात मान भी गए हैं। और ज़ाहिर है मानते भी क्यों ना, हम किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम में किसी चीज़ की कमी है। अब यहाँ से थोड़ा दूर मैंने और अयान ने कुछ महीने पहले एक प्लॉट लिया था, वो हम सेट करवा देते हैं। अब आप शादी कर रहे हैं तो ठीक है, इस जुम्मे को नहीं, हमारी मीटिंग है एक बहुत ज़रूरी, अगले जुम्मे को सादगी से निकाह कर लेंगे। फिर हॉल में कुछ ऑफिस वगैरह के ख़ास लोगों को इनवाइट करके वलीमे का फ़ंक्शन रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अयान ने भी इसकी तायद की। अच्छा, अब मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। रेहान ने कहा। अरे यार, मुझे भी ले जाओ, अकेले घर में बोर हो जाता हूँ। ये कहते ही अयान भी साथ निकल गया, जबकि राशिद वहीं सोफे पर बैठा रह गया। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी। बेख्तियार ही राशिद को रिदा याद आई थी। वो सुबह वो सहन में खड़ा इस जगह को देख रहा था जहाँ बैठकर वो रात देर तक पढ़ती थी। राशिद को दम्मा था। जब इसे एक बार खांसी का दौरा पड़ा था तो वो रात को देर तक खांसता रहा। ऐसे वक्त में रिदा आके इसके पास खड़ी हो जाती और जब तक राशिद सो नहीं जाता वहीं खड़ी पूरे घर में फैली खामोशी से तंग आकर वो भी घर से बाहर चला गया। अब जब तक अयान और रेहान आते तब तक वो बाहर ही रहता। रिदा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे दोनों भाइयों का निकाह है, वो लोग इस घर को भी छोड़कर चले गए। जाहिद ने दुकान से आकर बताया। रिदा को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ इसका कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए खामोशी ही रही। जबकि जाहिद को अपने भाइयों और अब्बू के रवैये के बारे में वो पहले ही बता चुकी थी, इसलिए इसने भी इस बारे में ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। शादी के 15 दिन तक तो अयान और रेहान दोनों अपनी बीवियों समेत घूमने फिरने में मसरूफ़ रहे, और इसके बाद अब वो कब घर होते कब बाहर राशिद को कुछ पता ना था। वो बस घर में चुपचाप पड़ा रहता। सुबह का वक्त है जब राशिद कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आए। किचन की तरफ जाते जाते रेहान के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने इसके कदम जकड़ लिए थे। जहाँ रेहान की बीवी गुस्से से बोल रही थी। सारी रात खांसते रहते हैं और वो ना खुद चैन से सोते ना किसी और को सोने देते। तुमने कहा था हम शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, मैं जल्द से जल्द जाना चाहती हूँ यहाँ से। एक तो सारी रात इनके खांस कर हमारी नींद ख़राब करते हैं और ऊपर से सुबह सवेरे नाजिल हो जाते हैं नाश्ते के लिए। इनको इसी घर में रहने देते हैं, क्यों ले आए हो इन्हें यहाँ? अरे यार, कैसे रहने देता है इनको वहाँ? मैंने और अयान ने ये सारे एकदम बहुत सोच समझ कर उठाए। देखो, हमने ये सारा बिजनेस दुबई शिफ्ट करना है, घर लेना है वहाँ पे। इन सब के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, हम दोनों ने वो घर बेच दिया। अब यहाँ से जाएंगे तो फ्लैट भी बेच देंगे। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो यार? हम दोनों ने तकरीबन आधा काम कर लिया है, बस कुछ दिन सब्र कर लो, अब सिर्फ कुछ दिन प्लीज़। रेहान ने इल्तिजा किया। अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ बर्दाश्त, लेकिन मैं पहले से बता रही हूँ ये हमारे साथ दुबई नहीं जाएंगे। इसने अपना फैसला सुनाया। लेकिन क्या लेकिन? फिर वो कहाँ रहेंगे? रेहान ने पूछा। यही पाकिस्तान में मेरे बाबा के फ्रेंड, इनका ओल्ड होम है, वो वहीं छोड़ जाना, बहुत ख्याल रखेंगे इनका वहाँ पे, मेरा यकीन करो। क्या ओल्ड होम नहीं? नहीं, मैं अपने अब्बू को ओल्ड होम में नहीं छोड़ सकता। रेहान ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं छोड़ सकते हम इन्हें अपने साथ दुबई में कहाँ ले फिरेंगे, और अगर तुम इन्हें अपने साथ ले जाओगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा आखिरी फैसला। अच्छा ठीक है, वहाँ अगर इनका भी अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो फिर सही है। अगले महीने यहाँ से जाते हुए इनको छोड़ जाएंगे। बाहर खड़े राशिद को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। वो दीवार का सहारा लिए कमरे में आ गया और अपने कमरे में मौजूद कुर्सी पे बैठकर इस वक्त वो सोच रहा था कि मैंने अल्लाह से बेटे की ख्वाहिश की थी, मैंने सोचा था कि वो मेरा सहारा बनेगी, लेकिन इन दोनों बेटों ने तो मेरा आखिरी सहारा, मेरा घर भी छीन लिया। इन बेटों की खुशी के लिए मैंने बेटियों का हक भी इनसे छीन लिया था, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? मुझे ही बेघर कर रहे हैं। हाँ, बेटियों का हक, मैंने अपनी बेटियों का हक भी इनसे छीन लिया था। कभी इनके साथ प्यार से बात नहीं की, ये इसी के साथ है। राशिद इसके ज़मीने से मुलामत किया, कांपते हाथों में चेहरा छुपाए। इस वक्त वो बूढ़ा और कमज़ोर राशिद फुट कर रो रहा था। यही होना चाहिए था मेरे साथ, मैंने रब की रहमत को ठुकराया, मेरा अंजाम इससे भी बढ़कर होना चाहिए था। वो इस वक्त बेतहाशा रो रहा था। रेहान का काम 1 महीने के बजाय 15 दिन में ही ख़त्म हो गया था और आज इन्हें दुबई जाना था। दोनों भाइयों ने
मिलकर अब्बू से सुबह सवेरे बात करने का फ़ैसला किया और इनके कमरों में दाखिल हो गए। अंदर राशिद जाए नमाज़ पर बैठा दुआ मांग रहा था। वो इन सब से बाखबर था जो अब होने वाला था। आओ आओ बेटा दोनों, इसने दोनों को बुलाते हुए हाथ से इनके पीछे बैठने की जगह बनाई। अब्बू, हम दोनों को आपसे ज़रूरी बात करनी है। बात का आगाज़ अयान ने किया। हाँ बेटा, खामोश मत हो, बोलो क्या बात है। अब्बू, हम दुबई जा रहे हैं, मेरा और अयान का बिज़नेस वहाँ सेट हो गया। आपकी तबीयत ख़राब रहती है, घुटनों के दर्द की वजह से आप चल भी नहीं सकते सही से। मेरी बीवी फ़ायज़ा के वालिद के दोस्त हैं, इनका ओल्ड होम है, वहाँ पे आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा। रेहान और रेहान दोनों बोलते जा रहे थे जबकि राशिद खामोशी से सुन रहा था और आखिर में इसने सिर्फ यही बोला, ठीक है बेटा। अयान और रेहान दोनों की 5 बजे की फ़्लाइट थी। 10 बजे के करीब वो दोनों राशिद को ओल्ड होम में छोड़कर खुद चले गए थे। रिदा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में। अब वो नर्सिंग कर रही थी। जाहिद, मुझे आज देर हो जाएगी। अच्छा क्यों? जाहिद ने पूछा। वो आज मुझे और कुछ नर्सों के कुछ सीनियर्स डॉक्टर के साथ एक होल्ड होम जाना है। वहाँ कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी तबीयत ख़राब है। हम चेकअप करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे। रिदा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना भी ख्याल रखना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहीं आ जाऊँगा तुम्हें लेने। जो आपका हुक्म, रिदा ने हंसते हुए कहा और बाहर आ गई। अपने ससुर से दुआ लेने के बाद वो जाहिद के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गई। सारे स्टाफ के साथ इस वक्त रिदा भी एक एक के पास जाकर इनसे बहुत प्यार से बात करती। जब अचानक इसकी नज़रें कुछ फासले पर रख के बेड पर पड़ी। पहले इसे लगा शायद ये इसकी नज़र का धोखा, लेकिन नहीं, वो सच में वो इसका सगा बाप राशिद था। वो अपनी जगह साकत हो गई थी। इसने तो सोचा था कि राशिद अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश होगा, लेकिन ये क्या, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक इसने करीब से गुजरती एक लड़की को रोका जो इसी ओल्ड होम में काम करती थी। बात सुने रिदा ने लड़की को मुखातिब किया। जी। इसने रिदा की तरह मुस्कुराते हुए देखा, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये जो सामने बैठे हैं ये कब से आए हैं यहाँ और इनको यहाँ कौन छोड़कर गया? रिदा ने पूछा। अच्छा, आप इन अंकल की बात कर रही हैं? इनका नाम राशिद है। तकरीबन एक हफ़्ता पहले इनके 2 बेटे इनको यहाँ छोड़कर ख़ुद दुबई चले गए। ये सब ऐसे ये बस ऐसे ही चुप हैं जब से आए। अगर इनको हम खुद कुछ खिलाया तो खा लेते हैं, वरना बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। रिदा इस लड़की को शुक्रिया बोलती भाग कर राशिद के पास है। अब्बू अब्बू, रिदा ने रोते हुए राशिद को पुकारा। रिदा की आवाज़ सुनते ही राशिद ने इसकी तरफ देखा। अब्बू, आप यहाँ कैसे? अब्बू, अगर वो दोनों चले गए आप मेरे पास आ जाते। रिदा रोते हुए बोल रही थी। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। राशिद की बात पर रिदा ने परेशान होकर इनकी तरफ देखा, जबकि आसपास खड़े लोग भी इनकी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। अब्बू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं हूँ आपकी बेटी रिदा। अब राशिद की आंखों से भी आंसू रवाना हो गए थे। नहीं, ये मेरी कोई बेटी, मुझे जैसे इंसान की बेटी नहीं होनी। मैं आज यहाँ इस साल में हूँ, मुझे अभी भी हैरत होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हालांकि मेरा अंजाम इनसे भी बुरा होना चाहिए था। मैंने अब कभी अपनी बच्चियों से मोहब्बत से बात नहीं की, अपनी बेटियों को कभी इनका प्यार नहीं दिया, ना ही अपनी बीवी से कभी प्यार से बात की। सकीना ठीक कहती थी कि औलाद देना ना देना, बेटियाँ देना, ये सब तो इस रब के हाथ में है, मगर मैंने ही इस बात को ना समझा। मैं तो सकीना से अपनी बेटियों से अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांग सकता। कैसा बदनसीब बाप हूँ मैं। वो अब बच्चों की तरह रोना शुरू कर चुका था। आसपास खड़े सब लोग भी रिदा और राशिद के साथ साथ रो रहे थे। अचानक राशिद ने रिदा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं इन सब से तो माफ़ी नहीं मांग सकता जो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। नीचे ज़मीन पर बैठकर रिदा ने इनके हाथों को चूमना शुरू कर दिया था। ऐसा मत कहें अब्बू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मेरे साथ चलें। अब्बू प्लीज़ मेरे साथ चलें, मेरे घर नहीं। बेटा, रिदा ने इनकी बात को दरमियान में काट दिया। अब्बू, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, समझे आप? दोनों बाप बेटी रो रहे थे। आसपास मौजूद लोग भी दोनों को निम आंखों से देख रहे थे। रिदा ने जाहिद को फ़ोन किया था। इसके साथ अशफाक, रिदा का ससुर और राशिद का दोस्त भी आया था और बहुत प्यार और इज़्ज़त के साथ राशिद को अपने साथ ले गया था। राशिद को अब सच में एहसास हुआ था कि बेटियाँ बोझ नहीं, रहमत है।